Hello students, welcome to Arihant. Let's revise the new chapter, The Enemy, written by Pearl S. Buck. चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है. सबसे पहले इस चैप्टर की थीम डिस्कस कर लेते हैं. थीम ऑफ द चैप्टर. दिस चैप्टर डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन्स ह्यूमन फीलिंग्स एंड द प्रेजुडिसेस created by nations. It deals with the universal human values which must take precedence over narrow considerations like nationalism. The bond uniting all human beings must transcend the difference between nation. थीम बड़ी इंटरेस्टिंग भी है. चैप्टर डील करता है अपने कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन्स ह्यूमन फीलिंग्स, यानी कि मानव की जो फीलिंग्स हैं उनके बीच में कश्मकश चल रही है, असमंजस की स्थिति है कि ये करूं कि ये करूं. तो बेचारा कंफ्यूज्ड है, उलझन में है. एंड द प्रेजुडिसेस क्रिएटेड बाय नेशंस, और राष्ट्र दो देशों के बीच में जो चल रहा है उसकी वजह से दोनों देशों की तरफ से जो तैयार किए गए क्रिएट किए गए प्रेजुडिसेस हैं, यानी कि पूर्वाग्रह, पहले से किसी के बारे में आपने अपनी एक राय बना के रख रखी है, कायम कर ली है कि ये खराब है या अच्छा है, जो भी है, तो वो कहलाता है प्रेजुडिसेस. तो उनके बीच में इट डील्स विद द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, यानी कि पूरी यूनिवर्स में, पूरी दुनिया के अंदर मानवीय जो वैल्यू यानी कि जो आपके तथ्य हैं वो सब जगह पर एक हैं, यानी कि सब जगह पर एक ही जैसी चीज़ें बताई जाती हैं. यानी कि इंसान हमेशा यही कहेगा, चाहे वो हमारे देश का हो चाहे बाहर का, कि हमें सबके साथ भला करना चाहिए, सबके अच्छे के लिए काम करना चाहिए. तो जो यूनिवर्सल लेवल पर जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर भी बात की गई है. एंड मस्ट टेक प्रेसिडेंस ओवर नैरो कंसिडरेशन लाइक नेशनलिज्म. तो वही जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, मानवीय मूल्य, उन मानवीय मूल्यों की ही अंत में जीत होती है. और वही राष्ट्रों के बीच में, यानी नेशनलिज्म, यानी कि जो अपना पैट्रियोटिज्म मीन्स जो देश प्रेम है, उस देश प्रेम के बारे में, उस देश प्रेम के लिए नैरो कंसिडरेशंस, वो तो उस देश प्रेम के अंतर्गत मानवीय मूल्य पहले जीतता है, फिर बाद में देश प्रेम की बात आती है. द बॉन्ड यूनाइटिंग ऑल ह्यूमन बींग्स, और ये एक ऐसा बॉन्ड है हमारे आपस में, दोनों के सबके बीच में एक ऐसा बंधन है, चाहे मैं हूँ चाहे दूसरे देश का निवासी हो, कि जो आपस में एक दूसरे को यूनाइट करता है, बांधता है. किस बनाते कि हम सब एक मानव हैं. मस्ट ट्रांसेंड द डिफरेंस बिटवीन नेशन, और वही चीज़ है जो कि एक नेशन से दूसरे नेशन के बीच के जो अंतर हैं, डिफरेंसेस हैं, उनको ख़त्म करती है. नेक्स्ट, द स्टोरी सेट एट द टाइम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जो कहानी है वो सेट की गई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है, जिस समय की एक कहानी है. और इट इज़ अ हार्ट रेंडिंग पोर्ट्रेयल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन्स हेड एंड हार्ट. अब एक इंसान के दिल और दिमाग के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, यानी कि उसकी जो उलझन है, उसको यहाँ पर ना राइटर ने दर्शाया है. एन अमेरिकन सेलर इज वॉच्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप. एक अमेरिकन नाविक है, एक अमेरिकन नाविक है जो कि बहता हुआ डाइंग स्टेट, यानी कि मरी हुई अवस्था के अंदर कहाँ पर आ जाता है, एक जापानीज सर्जन और साइंटिस्ट जो है उसके डोर स्टेप, यानी कि उसके घर की दहलीज पर, उसके बाहर आ जाता है. उसका नाम क्या है डॉक्टर का? डॉक्टर सदाओ. सदाओ इज टॉर्न बिटवीन हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर एंड एज अ पैट्रियोटिक जापानीज. अब डॉक्टर सदाओ इस उलझन में है कि व्हाट शुड आई डू फर्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ डॉक्टर इट इज़ माई ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी, ये मेरी एक ड्यूटी बनती है, फ़र्ज बनता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ देयर इज़ एनी इंजर्ड पर्सन जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी देन आई शुड गो एंड ट्रीट हिम. ये उसकी एक डॉक्टर होने के नाते ड्यूटी बनती है. इसके बाद आता है उसका देश प्रेम. तो वो कहता है कि मैं अब देश प्रेमी होने के नाते, अपने पैट्रियोटिज्म के नाते मैं पहले देश के प्रति अपना फ़र्ज निभाऊं, या एक डॉक्टर होने के नाते पहले डॉक्टर का फ़र्ज निभाऊं. तो इन दोनों ही फ़र्ज, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में वो फंसा हुआ है. उसका दिल कह रहा है कि नहीं, सेव द प्रिजनर, कि मैं पहले अपने उस बंदी को बचाऊं, उस कैदी को जो कि ना घायल अवस्था में मेरे सामने पड़ा है. जबकि दिमाग क्या कह रहा है कि नहीं, चल के पहले सबसे पहले किसको खबर करूं, पुलिस को खबर करूं और पुलिस से कहूं कि वो इसको पकड़ के ले जाए.
क्यों? क्योंकि ये कौन है? अमेरिकन प्रिजनर है, अमेरिकन सेलर है, जो कि वहां से जेल से बचकर भागा हुआ है। और ये तब का किस्सा था जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब ब्लास्टिंग की जा चुकी थी अमेरिका के द्वारा। तो दैट्स व्हाई दे बोथ कंट्रीज है ना कंसिडर देमसेल्व्स है ना देयर एनिमीज। तो दोनों एक दूसरे को अपना शत्रु मानते थे, जापानीज इसीलिए उनको शत्रु मानते थे। अब एक शत्रु देश का अगर सिपाही अपने सामने पड़ा हुआ है तो उसके प्रति करुणा, दया, ये सब तो दिखाएगा नहीं कोई भी। लेकिन यहाँ पर ये डॉक्टर उस अमेरिकन के सामने अपनी दया दिखाता है और एक डॉक्टर होने के नाते उसको पहले बचाता है। इट इज़ अ डिफिकल्ट चॉइस। अब यही उसके सामने सबसे बड़ी एक चॉइस बन के रह जाती है कि क्या डिसाइड करे, तय करे कि वेदर वन शुड अलाउ वन सेल्फ टू बी गवर्न बाय इमोशन और बाय रीजन। अब यहाँ पर ये थीम के अंदर अच्छी बात कही गई है कि क्या किसी को एक को अपने इमोशन और किसके, अपने इमोशन और रीजन दोनों में से किस पर जाना चाहिए, यानी इमोशंस को हावी होने देना चाहिए, उसके अनुसार फैसला लेना चाहिए, या कोई लॉजिकल यानी कि रीजन बेस्ड है ना किसी आंसर पर जाना चाहिए। लेट्स रीड द चैप्टर। डॉक्टर सदाओ Hoki's house was built on a spot of Japanese coast where as a little boy he had often played. The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pine. डॉक्टर का नाम है डॉक्टर सदाओ होकी। ये हमारी स्टोरी का प्रोटोगोनिस्ट है, यानी कि मेन हीरो, मेन लीडिंग कैरेक्टर। इसका घर जो है वो जापान के कोस्टल एरिया पर है, जहां पर ये छोटे बच्चा था जब से ये वहां पर रह रहा है और अक्सर उन समुद्र के किनारों पर ये खेला करता था, ऑफन प्लेड। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबाउ अ नैरो बीच। जिस सकरे बीच के किनारे पर इनका घर था वहां पर एक लो यानी कि निचले स्तर की स्क्वायर स्टोन थी जिसके ऊपर इनका घर सेट था। राइटर कहता है, डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि एज अ बॉय, बच्चे के रूप में है ना, सदाओ हैड क्लाइम्ब द पाइन ट्रीज। और उस घर के चारों तरफ जो बाउंड्री बनी हुई थी वह लगभग किससे थी? बेंट पाइन्स, यानी कि पाइन के जो पेड़ थे वो झुके हुए थे उनके घर के चारों तरफ। तो एक तरह से बाउंड्री तैयार करते थे चीड़ के वृक्ष। अब जो बच्चा था, डॉक्टर सदाओ जब बच्चा था तो वो इन पाइन के पेड़ों पर चढ़ा करता था, अपने पैरों को सहारा देते हुए नंगे पैरों से, नंगे पैर यानी कि जूते चप्पल वगैरह पहन के नहीं, नंगे पैरों से सहारा देके ऊपर चढ़ता था। जैसा कि इसने अक्सर देख रखा है साउथ सीज में, खासतौर से इंडिया में भी, जैसा आप देखते होंगे कि सदर्न एरिया के अंदर, साउथ में हमारे देश में, कि जो नारियल वगैरह जो तोड़ते हैं ऊपर से, है ना, कोकोनट्स वगैरह जो तोड़ते हैं वहाँ पे, वो किस तरह से तोड़ते हैं? इसी तरह से नंगे पैर ऊपर चढ़ जाते हैं और वहाँ से नारियल तोड़ लेते हैं। तो ये उसी तरह से ऊपर जाया करता था। फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड ऑफ दोज सीज। पिता अक्सर इसको वहाँ पर उन समुद्र के किनारे पर जो आइलैंड्स हैं वहाँ लेकर जाते थे। और नेवर हैड ही फेल्ड, और कभी भी वो मिस नहीं करा उन्होंने इस बात को कहने से उस छोटे बच्चे से वहाँ ले जाने के बाद कि दोज आइलैंड्स यॉन्डर, कि ये जो आइलैंड्स तुम्हारे सामने जो पड़े हुए हैं ना बेटा, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स। ये वो कदम है जो कि जापान के फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। स्टेपिंग स्टोन्स हैं, यानी कि आप यहाँ पर पहला कदम रखें फिर दूसरा आगे बढ़ाएं, इस तरह से ही आगे बढ़ेंगे आप। तो ये जो आइलैंड्स बेटा आप सामने देख रहे हो ना, ये जापान के फ्यूचर स्टेपिंग स्टोन है, यानी कि इन पर चलकर आपको आगे जाना है। और क्या कहते हैं वो, कि कौन जानता है कि जापान का फ्यूचर कितना है, जैसे कि उन्होंने पूछा डॉक्टर ने। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली। तो एक बार डॉक्टर सदाओ ने बड़े सीरियस मैनर में अपने पापा से पूछा कि वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, कि हम इन पर चलकर कहाँ जाएंगे पापा। तो फादर ने आंसर दिया कि हु नोज, आप जानो, आप कौन जानता है कि आप कहाँ जाओगे, कितना आप कर सकते हो, ये पोटेंशियल आपका है। तो फादर आंसर कहते हैं कि हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, कि हमारा भविष्य कौन डिसाइड करेगा, कोई नहीं कर सकता। क्यों? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट। ये आपके ऊपर, हमारे ऊपर भी लागू होती है, यंग जनरेशन पर भी लागू होता है कि आपका फ्यूचर आप डिसाइड करेंगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। अब ये आपकी कैपेबिलिटी, आपकी पोटेंशियल पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा आगे कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट यू मेक योर फ्यूचर। तो यही बात उन्होंने अपने बेटे से कही कि भाई ये तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ जाना है, और तो कोई कुछ नहीं बता सकता।
सदाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड। सदाव ने अपने पिता की हर एक बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से सेट कर लिया, जो जो उन्होंने कहा कभी नहीं भूले। उनके पिता जो कि कभी उनके साथ है ना जोक नहीं करते थे, ना कभी उनके साथ खेले। फादर उनके कभी उनके साथ उन्होंने कोई मजाक नहीं किया, ना कभी उनके साथ कोई खेल खेला। हमेशा उनका जो मेजर कंसर्न था क्या था, हु स्पेंट इन्फिनाइट पेन्स, जिन्होंने असीमित दर्द उन्होंने बर्दाश्त किया है अपने बच्चे के लिए, जो कि उनका इकलौता बेटा था। कौन? डॉक्टर सदाव उनके पिता का इकलौता बेटा था, इकलौती संतान थी। तो सदाव इस बात को जानते थे कि उनकी एजुकेशन जो है वो उनके फादर का चीफ कंसर्न यानी कि सबसे मुख्य चिंता है। चीफ प्रमुख एंड कंसर्न, जो चिंता है उनके फादर की वो यही है कि वो सबसे ज़्यादा उनकी पढ़ाई की चिंता करते हैं। और इसी मेजर कंसर्न के लिए फादर ने उसे भेजा, सेंट एट 22 साल की उम्र के अंदर उसे अमेरिका भेजा कि वहाँ जाकर वो जो कुछ भी सीख सकता है सर्जरी पर वो सीख के आए एंड मेडिसिन। ही हैड कम बैक एट 30, 22 साल की उम्र गए थे और 30 साल की उम्र में वापस आए, यानी कि लगभग 8 साल के डिफरेंस के अंदर अमेरिका में वो सब कुछ मेडिकल साइंस पर, सर्जरी पर सब कुछ सीख के आए। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, और अपने पिता के मरने से पहले वो डॉक्टर सदाव को अच्छी तरह से देख चुके थे फेमस होते हुए। किस रूप में? न केवल एक सर्जन बल्कि एक साइंटिस्ट, यानी सर्जन भी बनते हुए उन्होंने देख लिया था और साइंटिस्ट बनकर भी देख लिया था, यानी कि दोनों ही रूप में वो अपने बेटे को वहाँ पर जनता के सामने देख चुके थे कि मेरा बेटा साइंटिस्ट भी बन चुका है और एक सर्जन भी बन चुका है। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग, अब साइंटिस्ट किस रूप में? क्योंकि वो एक ऐसी डिस्कवरी पर खोज कर रहा था जो कि रेंडर वुंड्स ना एंटायरली क्लीन, कि एक ही बार के अंदर जो वुंड्स हैं, घाव हैं, उनको वो एक बार में ही क्लीन कर देगा, पूरी तरह से सही कर देगा। आपको लंबे समय तक ड्रेसिंग्स वगैरह नहीं करानी पड़ेंगी अपने उस किस पर, घाव के लिए। He had not been sent abroad with the troops, जितनी भी बटालियन कभी युद्ध के लिए बाहर लड़ाई पे जाती थी तो उनके साथ कभी भी उनको नहीं भेजा गया। किसको? डॉक्टर सदाव को। क्यों? क्योंकि he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, क्योंकि उसके पीछे इनके जापानीज जनरल का अपना खुद का स्वार्थ था। क्योंकि जापान के जो ओल्ड जनरल यानी कि जो वृद्ध जनरल थे वो अपने हार्ट की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, तो उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर सदाव के द्वारा किया जा रहा था। और चूंकि डॉक्टर सदाव जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे और उनकी निपुणता, उनकी स्किल पर किसी को कोई डाउट नहीं था, तो सबसे ज़्यादा जनरल साहब भरोसा करते थे डॉक्टर सदाव की नॉलेज पर, और इसीलिए वो चाहते थे कि उनका मेडिकल ट्रीटमेंट केवल और केवल डॉक्टर सदाव करें। अब डॉक्टर सदाव अगर ना बटालियन के साथ अगर कहीं बाहर चले जाएंगे जहाँ पर कि अगर सैनिकों की इंजरी हो जाती है तो उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर्स रहते हैं, तो अगर ये वहाँ चले जाएंगे तो यहाँ इनका इलाज कौन करेगा? इसीलिए इनको कभी भी बाहर नहीं भेजा गया, इनको हमेशा यहीं रखा गया। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाव वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, कि यही जनरल साहब की ट्रीटमेंट की कभी भी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए जनरल साहब के लिए ही डॉक्टर सदाव को हमेशा जापान में रखा गया और उनको कभी भी बाहर नहीं भेजा गया। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स। और उसी समय देखा अपन ने कि बादल जो है ऊपर उठकर आ रहे थे, किसमें से? समुद्र में से। अनएक्सपेक्टेड वार्मथ यानी कि जिसकी उम्मीद नहीं थी, इस तरह की गर्माहट पिछले कुछ दिनों से बनी हुई थी। और रात के समय हैवी फॉग वहाँ पर क्रिएट हो जाता था, यानी कि भारी भरकम धुंध सा। उन ठंडी लहरों की वजह से सदाव वॉज मिस्ड, सदाव ने इस धुंध को बड़े ध्यान से देखा। हाइड आउटलाइंस, जिसने कि आउटलाइंस ऑफ द लिटिल आइलैंड को चारों तरफ से आउटलाइन कर दिया था, यानी कि घेर लिया था। नियर द शोर, उस किनारे पर, ठीक है। एंड देन कम क्रीपिंग अप टू द बीच बिलो, और रेंगते हुए धीरे धीरे ये धुंध जो थी रेंगते हुए आ रही थी और घर के नीचे तक पहुंच गई। फिर धीरे धीरे रैथिंग अराउंड द पाइन्स, और फिर इसी धुंध ने लिपटना शुरू करा, यानी रैथिंग लिपटना शुरू करा किसके? उन पाइन के वृक्ष के आसपास। और
अंदाजा था कि अगले कुछ ही मिनटों में ये जो फॉग है वुड रैप्ड अबाउट, यानी कि लिपट जाएगा, ठीक है ना, ढक लेगा किसको, इस घर को भी पूरा का पूरा अपने धुंध पे। देन ही वुड गो इनटू द रूम, फिर वो अपने कमरे में जाएगा जहां पर उसकी पत्नी हाना, ये अनदर मेजर कैरेक्टर, डॉक्टर सदाव की पत्नी हाना, हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन एंड दे हैव 2 चिल्ड्रन, इनके 2 बच्चे हैं, तो उनकी पत्नी घर के अंदर अपने 2 बच्चों के साथ उसका वेट कर रही होगी, ये उनका नेक्स्ट। अब डॉक्टर सदाव घर के अंदर जाते हैं किस तरह से, बट एट दिस मोमेंट, लेकिन बिल्कुल उसी पल दरवाजा खुलता है एंड शी लुक्ड आउट। अब जिस समय डॉक्टर सदाव अभी अंदर जाने की सोच ही रहते, बिल्कुल उसी समय दरवाजा खुला और उस पत्नी ने, यानी डॉक्टर सदाव की जो वाइफ थी, उसने बाहर देखा, वो बाहर निकल कर आई। शी लुक्ड आउट। अब उसने जो ड्रेस पहन रखी थी, अ डार्क ब्लू वुलन हाउरी ओवर हर किमोनो, ठीक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किमोनो? जापानी एक ट्रेडिशनल पोशाक होती है, वो वुलन का हावरी, उसके ऊपर उसने अपना किमोनो पहन रखा था। इनके किमोनो ऊपर से नीचे तक पूरा एक ना कपड़ा होता है, बीच में बेल्ट टाइप की, जैसे हम लोग गाउन वगैरह बांधते हैं ना, उस तरह की पोशाक होती है। उसके ऊपर उसने वो किमोनो पहन रखा था जो स्लीव्स में काफ़ी ढीला होता है और हवा चले तो काफ़ी लहराता हुआ रहता है, बिल्कुल ढीला ढाला सा होता है। तो वही यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जब वो आई अफेक्शनेटली, बड़े स्नेह के साथ, एंड पुट हर आर्म थ्रू हिम हिज एज ही स्टूड, और अपने भुजाओं को उनके पास रखा जैसे कि वो खड़ा था, मुस्कुराते हुए, एंड सेड नथिंग, और कहा कुछ भी नहीं, सिर्फ स्नेह जताया। He had met Hana in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure that she was Japanese. उसकी मुलाकात हाना से अमेरिका में हुई थी और वह उससे प्रेम करने लगा, लेकिन उसने तब तक का वेट किया जब तक कि उसने ये नहीं पता कर लिया कि वह प्योर जापानीज रेस है कि नहीं। हाना से मुलाकात उसकी कहाँ पे हुई थी? अमेरिका में। अब वो अमेरिका में भी कहाँ हुई थी वो भी देख लीजिए। उसके फादर, क्योंकि उसके फादर कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिसीव नहीं करेंगे अगर उसे ना पता चले या वो प्योर जापानीज अपनी रेस में है कि नहीं। कौन? हाना। अगर हाना प्योर जापानीज नहीं होती तो इन दोनों का विवाह भी नहीं हुआ होता, क्योंकि डॉक्टर सदाओ होकी के जो पिता थे वो प्योर ट्रेडिशनल फंडामेंटलिस्ट थे और वह केवल प्योर जापानीज कैंडिडेट को ही अपने पुत्र वधू के रूप में एक्सेप्ट करने वाले थे। इसलिए डॉक्टर सदाओ ने भी अपने पिता की आज्ञा और उनकी इच्छाओं का पालन किया हमेशा, और कभी नहीं चाहा कि मैं उनके विरुद्ध कहीं जाऊं, किसी भी फैसले को लूं। इसीलिए फादर की इच्छा के अनुसार ही उसने इनसे विवाह किया। अक्सर वो हैरान होता था, वंडर करता था कि कई बार कि whom he would have married if he had not met Hana, कि अगर उसकी हाना से मुलाकात नहीं होती तो शायद वो शादी किससे करता और किससे उसका विवाह हुआ होता। एंड बाय व्हाट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, और कितनी किस्मत की बात की उसकी मुलाकात हाना से हुई थी, कितने कैजुअल वे में, बिल्कुल आकस्मिक, यानी कि बिल्कुल अचानक से, बाय चांस, संयोग से, लिटरली अगर कहा जाए तो बिल्कुल संयोग से उसकी मुलाकात हुई थी। किसके घर पे? एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे। अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे इसकी मुलाकात हाना से हुई थी, जहां पर ये द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंशियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड, और स्टूडेंट्स जो कि बोर हो जाते थे उनकी बातें सुनकर फिर भी एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, वह उसकी इस काइंडनेस को यानी कि उनकी दया को स्वीकार करते थे। यानी कि प्रोफेसर और उसकी पत्नी जो थी वो दोनों की दोनों क्या थे? बड़े दयावान थे और अक्सर अपने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करने की सोचते थे और चाहते थे कि उनके लिए कुछ करें। अब स्टूडेंट जो कि उनकी ना दया, उनकी सब चीज़ों को स्वीकार करते थे भले ही बोर हो जाएं। सदाव अक्सर कहता था हाना से कि वह उस दिन हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस दैट नाइट, कि वह उस रात को प्रोफेसर हार्ले के घर जाने वाला नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे चला गया, उसको खुद को नहीं अंदाजा है। क्यों? द रूम्स वर सो स्मॉल, कमरे बहुत छोटे हैं, द फूड सो बैड, खाना इतना बुरा था, एंड प्रोफेसर की जो पत्नी थी वो वॉल्यूएबल, यानी कि बहुत ज़्यादा बातों नहीं थी, चैटर बॉक्स है। बट ही हैड गॉन, लेकिन फिर भी वो वहाँ गया और वहाँ उस दिन
संयोग से उसकी मुलाकात हाना से हो गई, अ न्यू स्टूडेंट, एक नई स्टूडेंट, एंड ही हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और उसी समय उसने महसूस किया कि शायद वो इस लड़की से प्यार करने लगेगा अगर सब कुछ सही रहा और संभव हो सका तो। Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him. अब उसे अपनी पत्नी का हाथ अपनी भुजाओं में, अपने हाथों में महसूस हुआ और वह इससे मिलने वाली खुशी से पूरी तरह से अवगत था। Even though they had been married years enough, यानी कि उनकी शादी को कई बरस हो चुके हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं, ठीक, लेकिन फिर भी they had not married heedlessly in America, यानी लापरवाही से, केयरलेस मैनर में उन्होंने अमेरिका में विवाह नहीं कर लिया था। सबसे पहले उन्होंने अपना पढ़ाई, अपना काम ख़त्म किया और उसके बाद जब वो जापान वापस आ गए, जब इनके फादर ने इनको स्वीकार कर लिया शादी के लिए, तब फादर ने अरेंज करी ओल्ड जापानीज तरीके से विवाह। हाँ, सदाओ और हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, और सदाओ और हाना इस बारे में पहले ही कई बार डिस्कस कर चुके थे कि भाई देखो ऐसी सी बात है, वहाँ जाकर अगर फादर ने एक्सेप्ट किया देन वी वुड गो अहेड, तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं। दे वर परफेक्टली हैप्पी, इसके बाद वो बहुत अच्छी तरह से दोनों के दोनों खुश थे। शी लेड हर चीक, उसने अपने गालों को अपने हस्बैंड की आर्म्स के साथ टच किया और वो सटा दिया, रेस्टिंग पोजीशन में, आराम करते हुए। इट वॉज एट दिस मोमेंट, और बिल्कुल उसी पल, बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, और बिल्कुल जिस समय ये लोग इस तरह की पोजीशन में थे, एक दूसरे के साथ थोड़ा स्नेह लगाव के साथ बात कर रहे थे, तभी इन्होंने धुंध में कुछ देखा। एक आदमी था, ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, समुद्र में से जैसे किसी ने उसको फ्लंग अप आउट कर दिया था, यानी कि उठा के बाहर फेंक दिया था। ऐसा लगता था। टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, और फिर उसके पैर शायद किसी ब्रेकर से टकरा गए थे। ही स्टैगर्ड, बड़े लड़खड़ाते हुए कुछ कदमों तक वो चला। हिज बॉडी आउटलाइन, उसकी शरीर बाहर निकल कर आया। अगेंस्ट द मिस्ट, उस धुंध के साथ। हिज आर्म्स अबाव हिज हेड, उसके आर्म्स जो थे उसके सिर के ऊपर तक उठे। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, और उसके बाद जो लहराती हुई जो मिस्ट थी उसने उसको फिर से ढक लिया और वो फिर छुप गया। हु इज दैट, कौन हो सकता है ये, हाना चिल्लाई। शी ड्रॉप्ड सदाओ's हैंड, उसने अचानक से सदाओ का हाथ नीचे गिरा दिया, यानी कि अपने हाथों को उसके हाथों में से एकदम से निकाल लिया, और दोनों के दोनों नीचे झुके ऊपर द रेलिंग ऑफ द वेरांडा, यानी कि जो बरामदा था जहाँ ये खड़े हुए थे उसकी रेलिंग के साथ में खड़े हुए थे, वहां से दोनों ने नीचे झुककर देखने की कोशिश करी कि कौन है ये। Now they saw him again, फिर से इन्होंने उसको देखा। The man was on his hands and knees crawling, वो आदमी जो अपने हाथों और अपने घुटनों के बल पर क्राउलिंग कर रहा था, रेंग रहा था। Then they saw him fall on his face, फिर उन्होंने देखा कि वह अपने चेहरे के बल नीचे गिर गया और वहीं पड़ा रहा। 2-4 कदम चला, फिर बैलेंस नहीं बन पाया तो ताकत नहीं बची थी, फिर चेहरे के बल नीचे गिर गया। वहीं पर खड़े खड़े दोनों ने बालकनी में क्या सोचा, शायद कौन हो सकता है, फिशरमैन, मछुआरा हो सकता है। क्यों, जो कि वॉच्ड फ्रॉम हिज बोट, अपनी बोट में से निकलकर इधर आ गया होगा। क्विकली डाउन द स्टेप्स, डॉक्टर सदाओ तुरंत नीचे कदम उतरते हुए गए। बिहाइंड हिम हाना केम, पीछे पीछे हाना भी भागती हुई आ गई, और जब हाना आई तो उसके वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, तो वही जो किमोनो पहन रखा था उसकी स्लीव्स लहरा रही थी। A mile or 2 away on either side there were fishing villages, इनका घर जहां था उस घर के ईदर साइड, दोनों साइड पर लगभग अ माइल लेफ्ट अ माइल राइट, दोनों तरफ 1-1 मील दूर तक क्या थे, इनके फिशरमैन्स विलेजेस, यानी जो मछुआरे थे वो उनके गांव थे। बट हेयर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन ये अपने जगह को थोड़ा सा स्ट्रेंज इसलिए मानते हैं क्योंकि ये केवल एक बंजर सा किनारा था समुद्री, यहाँ चट्टानें ज़्यादा थी, पत्थर ज़्यादा थे, इसीलिए ये इस किनारे को ज़्यादा बेटर नहीं मानते थे। किसके लिए, फिशिंग के लिए। तो ये बेयर एंड लोनली कोस्ट डेंजरस विद रॉक्स, क्योंकि यहाँ पर चट्टानें ज़्यादा हैं इसीलिए ये सेफ नहीं है मछलियों पकड़ने के लिए। द सर्फ, क्योंकि जो समुद्र के जो झाग हैं है ना,
द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, उन्होंने क्या है कि चट्टानों को घिस घिस के बिल्कुल कीलदार नुकीला बना दिया है, इसीलिए ये डेंजरस प्लेस ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर कोई फिशिंग करने आता नहीं है। तो इनको ताज्जुब इस बात का हो रहा था कि उस तरफ तो दोनों तरफ गांव है, चलो मान लिया उधर तो ये फिशिंग करने जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई इंसान यहाँ कैसे आ जाएगा। खैर somehow the man had managed to come through them, किसी तरह से वो इंसान इनके बीच में से निकल कर आ तो गया था। He must be badly torn, लेकिन शायद बहुत बुरी तरह से कट फट गया था और इसीलिए वो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो इस तरह से आगे बढ़ पाए। They saw when they came toward him that indeed it was so, और they saw, इन्होंने देखा कि when they came toward him, जब आगे निकल के आए कि that indeed it was so, और वास्तव में ऐसा ही था, एक इंसान वहां पर था। The sand on, अब उसके चेहरे पर रेत यानी कि सैंड, समुद्र के किनारे गिरा था तो रेत थी वहां पर, जो उसके चेहरे पर आ गई थी और उससे स्टेन ऑफ न रेड सोकिंग थ्रू। अब चेहरे पर जो चोट थी उस चोट पर रेत लग गई थी, तो रेत ने क्या है कि उसके खून को सोख लिया था। सदाओं ने कहा घायल है तो। ही मेड हेस्ट टू द मैन, जल्दी से चलते हुए वह आगे बढ़े। वह इंसान जो कि मोशनलेस बिना हिले डुले पड़ा था, उसका चेहरा रेत में था, एक ओल्ड कैप, एक पुरानी सी कैप चिपकी हुई थी उसके सिर से, सोक्ड, जिसने सोख लिया था समुद्र का पानी। ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, और उसके शरीर पर जो वेट रैग्स यानी कि गीले कपड़े थे जो चिपक चुके थे, और वेट यानी कि गीले, रैग्स यानी कि कपड़े जो थे वो फट गए थे। सदाओ स्टॉप्ड, सदाओ रुके। हाना एट हिज साइड, हाना बिल्कुल उसके पास में आके रुकी। एंड टर्न द मैन्स हेड, और उन्होंने उस आदमी के चेहरे को पलटा। दे सॉ द फेस, फिर उन्होंने उस आदमी का चेहरा देखा। किसका था? अभी तक किसको समझ रहे थे कि कोई मछुआरा होगा। अ वाइट मैन, अमेरिकन। दे वर सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। हाना विस्पर्ड, हाना बड़ी धीरे से बोली, अरे व्हाइट मैन? यस इट वॉज अ व्हाइट मैन। द वेट कैप यानी जो गीली कैप थी नीचे गिरी, एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, और वहां पर उसके गीले येलोइश कलर के बाल निकलकर सामने आए, दिखे लंबे बाल, ऐसा लगता था जैसे कई सप्ताह से उनकी कटाई नहीं हुई है। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, और उसके युवा और पीड़ित फेस पर, जिसके मारा पीटा गया होगा, एक रफ येलो बियर्ड यानी कि उबड़ खाबड़ सी, कई समय से कटी हुई नहीं थी, दाढ़ी बढ़ चुकी थी उसके चेहरे पर। अभी क्या था? वो अनकॉन्शियस, बेहोश था। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और वो कुछ भी नहीं जान पा रहा था जो कि उसके साथ इन दोनों ने किया। जो कुछ भी किया वो अभी तक समझ नहीं पाया था। नाउ सदाओ रिमेंबर्ड द वुंड, अब सदाओ को उसके घावों की याद आई। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट। अब भाई सीधी सी बात है, डॉक्टर सदाओ इतना एक्सपर्ट डॉक्टर था, सर्जन था और साइंटिस्ट, तो निश्चित रूप से एक बीइंग है जो अपना प्रोफेशन होता है, तुरंत उसने सर्च करना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियों ने उसको चेक करना शुरू करा। ब्लड फ्लो फ्रेशली एट हिज टच, जैसे ही डॉक्टर सदाओ ने उसके घावों को टच किया, खून तेजी से, फ्रेश, बिल्कुल ताजा ब्लड निकल पड़ा, बह चला। राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, और उसके लोअर बैक पर राइट साइड में पीछे की तरफ जो था, सदाओ ने देखा कि वहां पर एक किसका निशान है? गन वुंड यानी बंदूक की गोली का निशान। और हैड रीओपन्ड, और जो कि छूते के साथ ही रीओपन्ड, फिर से खुल गया। द फ्लीश वॉज, मांस जो था वह काला पड़ चुका था। किसकी वजह से? उस गन पाउडर की वजह से। समटाइम्स नॉट मैनी डेज अगो, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा दिन हुए थे। द मैन हैड, इस इंसान को गोली मारी गई थी, शॉट किया गया था, और हैड नॉट बीन टेंडेड, और इसका इलाज नहीं किया गया, इसकी देखभाल नहीं की गई, इसकी ड्रेसिंग नहीं की गई है। और यही इसके लिए दुर्भाग्य था, बुरा, कि चट्टान ने भी इसको उसी घाव के समय वहीं पर मारा, यानी जहां पर बंदूक की गोली लगी थी। जब ये पानी में गिरा होगा तो चट्टान पर उसी तरह जगह पर गिरा जहां पर गोली लगी थी। ये इसका दुर्भाग्य था, बुरा नसीब था कि वहीं जाके टकराया और कहीं पर नहीं। ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड, कितना खून बह रहा है, हाना बेचारी धीरे से बोली। विस्पर्ड अगेन इन अ सोलम वॉइस, बड़ी सीरियस आवाज में उसने बोला। द मिस्ट स्क्रीम्ड देम नाउ कंप्लीटली, अब धुंध ने उनको चारों तरफ से पूरी तरह से ढक लिया था, और दिन के इस समय कोई भी यहाँ पर आता जाता नहीं था, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस ऑफ बीच कॉम्बर्स एंड वुड हैव कंसिडर्ड द डे एंड एंड,
बीच कॉम्बर्स वो कहलाते हैं जो कि समुद्र के किनारे कुछ है ना पड़ी हुई चीज़ों को ढूंढने के लिए निकलते हैं। जैसे आप और हम लोग समुद्र किनारे घूम रहे थे, पता नहीं चला रास्ते में कभी पर्स गिर गया हो या कुछ पैसे गिर गए हो या कोई हमारी चीज़ गिर गई हो, तो बीच कॉम्बर्स जो है ये उन चीज़ों को ढूंढने वाले कहलाते हैं कि ये शाम के समय है ना अक्सर देखने निकलते हैं कि क्या पता किसी की इस तरह की कोई पड़ी हुई चीज़ अपने को मिल जाए तो हमको फ़ायदा हो जाएगा, वो कहलाते हैं बीच कॉम्बर्स। तो बीच कॉम्बर्स भी इस समय दिन का अंत मानकर वहां से जा चुके थे, कोई भी नहीं था। सदाओं ने धीरे से बड़बड़ाते हुए बोला कि क्या करें इस आदमी का, लेकिन उसके ट्रेन हैंड सीम टू देयर ओन विल, लेकिन उसके जो ट्रेंड बिल्कुल एक्सपर्ट जो हाथ थे वो तो कुछ और ही कह रहे थे। वो तो कह रहे थे कि नहीं यार कुछ और करना पड़ेगा इसके साथ। ही पैक्ड, अब उसने सोचा कि क्या करें, तो व्हाट दे कुड टू स्टेंच द फियरफुल ब्लीडिंग, कि ये जो भयानक सी ब्लीडिंग हो रही है इसको रोकने के लिए क्या करें। तो उसने क्या करा, पैक कर दिया। किससे? उस घाव को पैक कर दिया सी मॉस से, यानी कि समुद्र के किनारे पर पाई जाने वाली काई से, जो कि पड़ी रहती है भरपूर मात्रा में वहां पर। द मैन मोन्ड, वह आदमी दर्द से करहाने लगा, है ना, दर्द से करहाने लगा। इन इज स्टूपर, अपनी बेहोशी में। बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वह जागा नहीं, उसको होश नहीं आया, सिर्फ अपनी बेहोशी के अंदर वो बड़बड़ाया लेकिन होश में नहीं आया। तो द बेस्ट थिंग टू दैट वी कुड डू, वी पुट हिम बैक इन द सी, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा कि सबसे बेहतर ये हो सकता है कि हम इसे उठा के वापस से कहाँ फेंक दें, समुद्र में। आंसरिंग हिमसेल्फ, नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट, और अब जिस पल के लिए ब्लीडिंग रुक चुकी थी, ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड, उसने खड़े होकर अपनी रेत को झाड़ा। यस अनडाउटेबली दैट वुड बी द बेस्ट, अब सबसे बेस्ट क्या हो सकता है कि भाई एक अमेरिकन को आप अपने घर नहीं ले आ सकते, तो सबसे बेहतर क्या हो सकता है कि हम ऐसा करें कि इसको उठाकर वापस से क्या कर दें, समुद्र में फेंक दें। तो उसने बोला कि हाँ निश्चित रूप से यही बेहतर होगा। हाना ने स्टडीली, बिल्कुल सीधे सपाट लहजे में कहा। बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन वह घूरती रही नीचे उस इंसान को जो बिना हिले डुले नीचे पड़ा था। इफ वी शेल्टर्ड, अगर हमने शरण दी इस इंसान को हमारे घर के अंदर, तो वी शुड बी अरेस्टेड एंड इफ वी टर्न हिम ओवर, तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अगर हमने इसे एक बंदी के रूप में वहां सौंप दिया तो ही वुड सर्टेनली डाई, सदाओ से। तो सदाओ ने कहा कि निश्चित रूप से ये वहां पर मारा जाएगा, मर जाएगा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, सबसे बेहतर होगा कि हम इसे उठा के वापस से कहाँ फेंक दें, समुद्र में ही फेंक दें। हाना ने कहा। बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन दोनों में से कोई भी हिला डुला नहीं इस काम को करने के लिए। दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्शन, एक उत्सुकता से भरी हुई नफरत के साथ दोनों जने उस इनर्ट फिगर, बिना हिले डुले जो पड़ी हुई थी फिगर यानी आकृति, उसको देखते रहे। हु इज ही, हाना विस्पर्ड, हाना ने बड़ी धीरे से कहा कि कौन हो सकता है यह। देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, तो उसने कहा कि देखो यहाँ पर ऐसा कुछ है जो बताता है कि ये अमेरिकन है। सदाओ ने कहा। उसने क्या करा, उसकी एक फटी हुई सी कैप को उठाया और वहां पर लगभग बिल्कुल जा चुके फीके पड़े हुए फीके लेटर्स में लिखा हुआ था अ सेलर। ही सेड, वहां पर और कुछ लिखा हुआ था, फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, यानी कि एक अमेरिकन युद्धपोत का सेलर है, ये नाविक है। ही स्पेल्ड इट आउट, उसने करेक्ट करते हुए उनको स्पेलिंग में पढ़ा और वहां लिखा हुआ था यूएस नेवी, यानी अमेरिकन नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, तो वह आदमी क्या था, प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध से भागा हुआ कैदी था, बंदी था। ये इनको यहां पर पता चला। सदाओ, ही हैज एस्केप्ड, ये बचकर भागा हुआ है। हाना क्राइड सॉफ्टली, हाना ने बड़े धीरे से बोला, एंड दैट इज व्हाई ही इज वुंडेड, और इसीलिए ये घायल है। सदाओ भी इस बात पर एग्रीड हो गया, हाँ बिल्कुल। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, दे हेजिटेटेड, हिचकिचाए, लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देखते हुए। देन हाना सेड विद रेजोल्यूशन, तब हाना ने बड़े दृढ़ निश्चय के साथ कहा, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, क्या हम, आप और हम दोनों जने मिलकर इसे समुद्र में फेंकने की कंडीशन में हैं, फेंक सकते हैं। इफ आई एम एबल तो आर यू,
तो डॉक्टर सदाव ने पूछा कि अगर मैं इस लायक हूँ, यानी कि अगर मैं मान लीजिए हाँ कर दूँ कि हाँ चलो ठीक है फेंक देते हैं, तो क्या आप राजी हो? तो उसने मना कर दिया, बट अगर तुम अकेले कर सकते हो तो कर लो, लेकिन मैं नहीं करूँगी। सदाव की पत्नी हाना ने मना कर दिया। सदाव हेजिटेटर अगेन, सदाव फिर से हिचकिचाया। सबसे अजीब बात यह है, डॉक्टर सदाव ने कहा कि अगर इफ द मैन होल आई कुड नॉट टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, कि अगर ये इंसान पूरी तरह से सलामत होता ना तो इसे मैं पुलिस के हवाले करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकता, ना हिचकिचाता, और जरा सा भी इन्हें डिसीजन लेने में देरी नहीं करता। लेकिन आई केयर नथिंग फॉर हिम, और इसलिए मैं इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। लेकिन अब चूंकि ये क्या है, भले ही अमेरिकन है और मेरा शत्रु है, ठीक है ना, लेकिन ये पूरा होता, लेकिन अभी भी ये मेरा शत्रु है, ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, लेकिन ही इज ओनली अ कॉमन फेलो, लेकिन फिलहाल तो ये एक साधारण इंसान के रूप में मेरे सामने पड़ा है। और देखो कितना मूर्ख लग रहा है इसमें चेहरे से, और जैसा कि ये घायल है, इसीलिए मैं क्या करूं। अब परेशानी यही है कि ये घायल अवस्था में मेरे सामने पड़ा है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक, तो इसका मतलब आप भी इसे नहीं फेंक सकते समुद्र के अंदर, हाना ने पूछा। तो फिर हमारे पास केवल एक ही चीज़ बच जाती है करने के लिए कि वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस, कि हम उठा के कहाँ ले चलें इसको, अपने घर में। तो सबसे बड़ा काम यही है हमारे पास कि हम इसको लेकर कहाँ चलें, घर पे। तो चलो घर पे। बट द सर्वेंट्स, लेकिन नौकरों का क्या? सदाव ने पूछा कि नौकरों को क्या कहेंगे? तो वी मस्ट सिंपली टेल देम कि दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, तो हमारी इच्छा जो है वो हमारी इसको पुलिस को सौंपने की है, ये हम सिंपली जाके उनको बता देंगे। एज इंडीड वी मस्ट, और जैसा वास्तव में हम लोग करने वाले भी हैं। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन, सदाओ ने कहा कि हमें बच्चों के बारे में और आपकी स्थिति समाज में जो है पोजीशन, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। इट वुड एंडेंजर, यह आपको जोखिम में डाल सकता है और साथ हम सबको, इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, अगर हमने इस इंसान को युद्ध के कैदी और बंदी के रूप में अगर पुलिस को नहीं सौंपा, तो ये आपको और हम दोनों को और हमारे बच्चों को सबको डेंजर में, जोखिम में डाल सकता है। निश्चित रूप से सदाव ने इस बात पर सहमति जताई। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं इसके अलावा कुछ और करने की सोच भी नहीं रहा हूँ। मैं सोच ही यही रहा हूँ कि इसको निश्चित रूप से मुझे किसको सौंपना है, पुलिस को ही सौंपना है। इस तरह से सहमत होने के बाद दोनों जने मिलकर लिफ्टेड उस आदमी को उठाकर अंदर ले गए। बहुत ही हल्का था, जैसे कि किसी पंख की तरह, दैट हैड बीन हाफ स्टाफ्ड, किसी पंछी की तरह, है ना, हाफ स्टाफ्ड, जो आगे भूख से मर रहा था लंबे समय से। अंटिल इट इज ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन, बिल्कुल एक ऐसे पक्षी की तरह जो कि केवल अब क्या रह गया है, जिसके अंदर फेदर्स रह गए हैं और केवल स्केलेटन, यानी कि केवल उसका अंदर का ढांचा रह गया है और उसके ऊपर केवल पंख रह गए, क्योंकि बहुत समय से भूखा है इसलिए बहुत हल्का था। उसकी भुजाएं झूल रही थी। उसे उठाकर अंदर ले गए घर की सीढ़ियों तक, और उसके बाद कमरा खोलकर साइड वाले दरवाजे से होते हुए घर के अंदर गए। वहाँ पर डोर खोला, दरवाज़ा खोला, एक जो कि पैसेज यानी कि गैलरी में खुलता था, और डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टूवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, और एक खाली बेडरूम के अंदर उसको ले गए, जो कि सदाओ के फादर का बेडरूम हुआ करता था। और जैसा कि उनकी मृत्यु के बाद इट हैड नॉट बीन यूज्ड, आज तक ये कभी यूज में नहीं आया। कब से? उनकी मृत्यु से। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, ले आकर उन्होंने डीपली, बहुत मोटी एक मैट बिछी हुई थी इस फर्श पर, वहां ले आके इस आदमी को लिटा दिया। सब कुछ यहाँ पर जापानीज ही था उस आदमी को खुश रखने के लिए। Who would never in his own home, जो कभी भी अपने घर के अंदर किसी चेयर पर नहीं बैठा आज तक, और ना ही कभी फॉरेन बिस्तर पर बैठा। कौन? सदाओ के पिताजी। वो प्योर जापानीज थे, सारी परंपराओं को अच्छी तरह से मानते थे, तो उन्हीं के अनुसार उनका ये कमरा सेट किया गया था। हाना वेंट टू द वॉल कवर्ड्स एंड स्लिड बैक अ डोर, हाना अपने दीवार के अंदर जो कवर्ड्स थी, अलमीराएं थी, उन पर गई और वहाँ जाके शटर खिसका कर वहाँ पे दरवाज़ा खिसकाया, और वहाँ से एक सॉफ्ट क्विल्ट, एक नर्म मुलायम सी रजाई निकाली। शी हेजिटेटेड, हिचकिचाई। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क, और जो क्विल्ट यानी कि रजाई जो थी वह ढकी हुई थी फ्लावर्ड सिल्क, यानी कि फूल बने हुए थे उस सिल्क के। एंड द लिनन वॉज प्योर वाइट सिल्क, और जो लिनन थी यानी कि कपड़ा जो था वो प्योर वाइट सिल्क का था, यानी जो अस्तर था उसका वो प्योर वाइट सिल्क का था जो कि उस पर था। इसको लेकर वह आगे बढ़ी, किसको? उस इंसान के लिए जो कि यहाँ पर हम घर के अंदर लेकर आए हैं। ही इज सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस,
वह अपने डिस्ट्रेस बेचैनी के अंदर बड़बड़ाई कि ये बहुत गंदा है। हाँ, ही हैड बेटर बी वॉश्ड, बेहतर होगा कि इसे साफ कर दिया जाए। सदाओ सहमत हुआ। इफ यू विल फैच, अगर तुम लेकर आती हो गर्म पानी तो मैं इसको धो दूंगा। पत्नी ने कहा कि आई कैन नॉट बियर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप इसे छुएं। और वी शैल हैव, हमारे पास कौन है, वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स, हम नौकरों से कह देंगे कि ये यहाँ पर है। आई विल टेल यूमी, यूमी भी एक मेन कैरेक्टर है, यानी कि ये कुक भी है, बच्चों की केयर टेकर भी है, घर की नौकरानी है ना। नाउ शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स। यूमी इज द केयर टेकर ऑफ द हाउस, बच्चों की भी देखभाल करती है ना। तो शी कैन लीव द चिल्ड्रन, तो वह बच्चों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देगी। और शी कैन वॉश हिम, तो वह इस अमेरिकन प्रिजनर को यहाँ पर क्या करेगी, साफ कर देगी। सदाव कंसिडर फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए सदाव ने सोचा कि चलो ठीक है करके देखते हैं। ही अग्रीड, यू टेल यूमी, आप जाके यूमी को बताओ और मैं जाके बाकी दूसरे नौकरों को बताता हूँ। तभी अटर पैलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस, यानी कि उस इंसान के चेहरे पर जो अटर पैलर, यानी कि बहुत जबरदस्त जो पीलापन जो छा गया था उस अनकॉन्शियस मैन, उस आदमी के चेहरे पर, उसने डॉक्टर सदाओ को आगे बढ़कर झुकने पर मजबूर किया और फील हिज पल्स, और उसकी नब्ज महसूस करने के लिए मजबूर किया। डॉक्टर सदाओ ने चेक करी, चेक करके देखा तो इट वॉज फेंट, बिल्कुल फीकी थी, बट इट वॉज देयर, लेकिन अभी भी चल रही थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन, उन्होंने उस आदमी के कोल्ड ब्रेस्ट, यानी कि उस ठंडी छाती पर अपना हाथ रखकर देखा। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, यानी कि उसका दिल अभी भी जिंदा था, यानी कि चल रहा था। इसका मतलब उसमें जान बाकी है, ट्रीटमेंट अगर दिया जाए तो ही कैन। द हाना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शुड लिव। हाना ने कहा कि इसे बचाने की कोशिश करना कि बेकार में मत करो कोशिश, क्योंकि ये जिंदा रहेगा तो क्या करेगा। डॉक्टर सदाव ने पूछा कि मर जाएगा तो क्या होगा बताओ। अगर तुम कह रही हो कि जिंदा रहेगा तो क्या होगा, तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये मर गया तो क्या होगा। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, वह नीचे उस बिना हिले डुले इंसान को घूरते रहे। यह आदमी निश्चित रूप से इसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटिलिटी, यानी कि कुछ जरूर इंपॉर्टेंट पार्ट इसकी बॉडी के अंदर है, ठीक है। जैसे कि यंग जनरेशन होती है ना, उनके अंदर से रेसिस्टेंस पावर बहुत अच्छी होती है ना, वो बहुत जल्दी ही ऑटोमेटिक हीलिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी बहुत जल्दी है ना अपने आप हीलिंग करवा लेती है। तो वही हाल इस लड़के का भी है। ही वुड हैव बीन डेड, नहीं तो ये अब तक मर जाता, बट देन ही वॉज वेरी यंग, जैसा कि बहुत युवा है, परहैप्स नॉट येट 25, डॉक्टर ने अंदाजा लगाया कि शायद 25 साल की उम्र का भी नहीं है ये। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, जब डॉक्टर साहब ने ये लाइन बोली कि व्हाट इफ ही शुड डाई, कि क्या होगा अगर ये मर जाएगा, तो हाना ने इस लाइन का अर्थ यहाँ पे ये निकाला, अच्छा मतलब आपका मतलब है कि ये ऑपरेशन के दौरान भी मर सकता है। हाना ने पूछा। सदाओ ने कहा हाँ बिल्कुल मर सकता है, क्योंकि अक्सर पेशेंट ऑपरेशन टेबल पे भी मर जाते हैं, नहीं जिंदा हो पाते हैं, हो सकता है बीमारी का इलाज हो जाए।